मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मनशापूर्ण बालाजी महाराज की जय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम। मित्रों, मंगलवार का दिन है और वैसे तो सभी दिन परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन मान्यता है कि विशेष रूप से बालाजी की आराधना और बालाजी जिनकी आराधना करते थे, भगवान श्री राम की आराधना अगर समय मिले तो कर लेनी चाहिए। और आप सभी मित्र जो तैयारी करने वाले हैं, सभी को राम राम। आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, सब कुछ निर्भर करती है आपकी सफलता मिलते ही। ये मेहनत सब लोग गिनती करेंगे कि यार बहुत मेहनत की, सफलता से थोड़ा बहुत दूर रह गए या सफलता तक पहुंच ही नहीं पाए तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार इन्होंने तो मेहनत ही नहीं की। लेकिन परमात्मा जानता है कि आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन कुछ संयोजनों में, कुछ भाग्य बल में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई, इसलिए हम थोड़ा दूर रह गए। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूँगा कि समय भी है, दस्तूर भी है, वैकेंसीज भी हमारे सामने हैं, आने वाली भी है, और एक अच्छा समय आपको मिल रहा है, तो क्यों नहीं इस समय का सदुपयोग केवल और केवल पढ़ाई में कर लिया जाए, ताकि मन में मलाल न रहे कि हमने तैयारी अच्छे से नहीं की। बाकी तो जो भी करना है राम जी करेंगे, हम प्रयास जरूर जरूर करें। मंजिल दूर है मगर जाना जरूर है। छोटा सा सुवाक्य है आपके लिए। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है, मगर जाना जरूर है। तो जिसके मन में ये भाव है कि मंजिल दूर तो है लेकिन एक न एक दिन वहाँ तक पहुँचना जरूर है, तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे भीतर सब तरह की क्रियाएं संपादित होती रहती है, और आखिर एक दिन हम वो प्राप्त कर लेते हैं जिसके बारे में हम लगातार चिंतन कर रहे थे। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन प्राप्त करके ही रहेंगे। चलिए मित्रों, हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, और तत्पुरुष समास के जो गौण भेद हैं उनमें से दो मुख्य भेद जो परीक्षा में आते हैं उन्हीं पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अलुक और उपपद तत्पुरुष पर चर्चा नहीं कर रहा। एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और परीक्षाओं में भी प्राय ये पूछे नहीं गए। अभी तक मैंने तो किसी परीक्षा में उपपद और अलुक का प्रश्न देखा नहीं है, ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं आया है। लेकिन मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास से और नए तत्पुरुष समास से उदाहरण बिल्कुल मिलते हैं। तो आज की इस कक्षा में जो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, शानदार उदाहरणों के साथ है, हम इन दोनों समासों पर बात करने वाले हैं। हमारे जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सब का स्वागत, अभिनंदन। और आप सब जो हैं थोड़ा समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्यम पद लोपी। पद का मतलब आप समझ गए, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको हम पद कहते हैं, जो प्राय विभक्ति सहित होते हैं। तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास या लुप्त पद तत्पुरुष समास कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न केवल कारक चिन्हों का लोप होता है बल्कि कुछ पदों का भी क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है। न केवल कारक चिन्हों का लोप होता है बल्कि कुछ पदों का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ऐसे तत्पुरुष समास को हम क्या कहते हैं, लुप्त पद या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। जैसे हमने देखा था राजा का पुत्र, ऐसा हमने देखा राजा का पुत्र। तो यहां पर आप देखेंगे केवल का लोप हो रहा है ना, इसलिए तत्पुरुष समास का एक भेद है, ये संबंध तत्पुरुष का भेद है। लेकिन यहां कारक चिन्ह के साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, इसलिए इसको मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परीक्षा में कई बार ये उदाहरण आया है, रेलगाड़ी शब्द जो है इसका सही समास विग्रह कीजिए या इसमें कौन सा समास है, ये प्रश्न आया हुआ है। अब आप देखिए, रेलगाड़ी का जब समास विग्रह करना होता है तो चार तरीके से हमारे सामने विग्रह होता है। सही विग्रह है रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर
चलने वाली गाड़ी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये रेल पर के, अरे रेल का अर्थ पटरी होता है। अब वहां एक ऑप्शन में आएगा पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तब भी गलत। इंजन से चलने वाली गाड़ी, तब भी गलत। आपको ध्यान रखना है, हो सके तब तक मूल पदों का प्रयोग करते हुए हमें समास विग्रह करना है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी इसका सही समास विग्रह है। अब आप सोचेंगे कि ये लुप्त पद तत्पुरुष कैसे हुआ, तो आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ ये पर तो है ही कारक चिन्ह, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पदों का लोप हो जाता है और फिर ये दोनों जुड़ जाते हैं और समस्त पद बनता है। तो बीच के ये जो पद है मित्रों, ये समस्त पद बनाते समय क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और जब हमें समास विग्रह करना होता है तब उन्हीं पदों को वापस लाकर हम लिख लेते हैं, तो वो शब्द हमारे सामने आता है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और मिलकर आप देखेंगे समस्त पद के रूप में रेल गाड़ी मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों पर भी बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। मित्रों एक शब्द हमारे सामने है बैलगाड़ी। विग्रह आप भी कर सकते हैं साथ साथ में। ध्यान रखना बैल में दो मात्राएं आती है क्योंकि बैल के दो सिंग होते हैं, याद रखने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो बैलों से चलने वाली या खींची जाने वाली गाड़ी, ऐसा कर सकते हैं। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, इस तरह से इसका विग्रह किया जा सकता है बैलगाड़ी का। ठीक है दोस्तों, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का ही उदाहरण है। फिर है मित्रों मालगाड़ी। तो माल की गाड़ी इसका विग्रह नहीं होगा, माल को ले जाने वाली गाड़ी। ठीक है, तो माल को ले जाने वाली गाड़ी, माल को ले जाने वाली गाड़ी या माल को ढोने वाली गाड़ी, एक ही बात है। ठीक है, तो माल को ढोने वाली गाड़ी या माल को ले जाने वाली गाड़ी। अब बात आती पर्णकुटी। तो विग्रह कैसे करेंगे, पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी यानी पत्तों से बनी हुई जो कुटिया है उसको कहते हैं दोस्तों पर्णकुटी। ठीक है, अब आप देखिए तुलादान शब्द है, विग्रह करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तुलादान का सही समास विग्रह, और ऑप्शन में होता तुला का दान। तो तुला का दान तुलादान नहीं कहलाता है, इसका वास्तविक मीनिंग जो है उसके अनुसार विग्रह करना पड़ेगा। तुला से बराबर करके दिया गया दान, तुला से बराबर करके दिया गया दान, यानी एक पलड़े में किसी व्यक्ति को बिठाते हैं, दूसरे पलड़े में उसके बराबर कोई वस्तु तोलते हैं, फिर उस वस्तु का जो दान करते हैं वास्तविक अर्थ में उसी को हम तुलादान कहते हैं। तो तुला से बराबर करके या तुला से तोल कर दिया गया दान, उसको कहते हैं तुलादान। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा मधुमक्खी शब्द है, तो आप भी इसका विग्रह कर सकते हैं। मधु की मक्खी नहीं है, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, 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 ऐसी मक्खी जो मधु यानी शहद को इकट्ठा करती है। सही विग्रह है मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। समस्त पद जब बनाया तो इतने सारे पदों का हमने लोप किया, तब जाकर मधुमक्खी शब्द का निर्माण हुआ है। फिर देखें वनमक्खी, तो क्या करेंगे, वन में रहने वाली मक्खी, वन में रहने वाली मक्खी। ठीक है, वनमक्खी हो गया। इसी तरह से वनमानुष है, तो हम लिखेंगे वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष। फिर है
दही बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षाओं में आया है। दही में डूबा हुआ बड़ा, याद रखिएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, दही का बड़ा नहीं है, दही में डूबा हुआ बड़ा है, तो ये दही बड़ा है। पकौड़ी विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना है, पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी। ठीक है, पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी, जैसा भी ये भी विग्रह है ना, पकौड़ी। तो ध्यान देना, दही बड़ा भी नए तत्पुरुष में है और पकौड़ी भी नए तत्पुरुष में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़ धानी विग्रह करेंगे तब करेंगे गुड़ मिली हुई धानी, गुड़ मिली हुई धानी, गुड़ मिली हुई धानी, बहुत बढ़िया। अब देखें पनडुब्बी, पनडुब्बी का विग्रह करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ दो पद है, पन और दूसरा है डुब्बी। तो विग्रह करते समय हमें लिखना है पानी में डूबकर चलने वाला यान, चलने वाला यान, याद रखिएगा जरा, पानी में डूबकर चलने वाला यान, उसको कहेंगे पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाला यान। फिर है जलयान का क्या करेंगे, जल पर, ध्यान देना, जल पर चलने वाला यान, चलने वाला यान, जल पर चलने वाला यान। फिर नेक्स्ट है पवन चक्की, क्या करेंगे, पवन की चक्की नहीं, पवन यानी हवा, पवन से चलने वाली चक्की, ये इसका विग्रह होगा, पवन से चलने वाली चक्की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। और ये उदाहरण परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं, फिर आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। हथकरघा है तो हम लिखेंगे हाथों से चलने वाला करघा, हाथों से चलने वाला करघा, हाथों से चलने वाला करघा। वायुयान है तो क्या करेंगे, वायु में विग्रह ज्यादा उपयुक्त है, वायु में उड़ने वाला यान। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आता वायु में चलने वाला यान, सही शब्द है वायु में उड़ने वाला यान। ठीक है, ये भी एक यंत्र है, यान है। इसी तरह से अश्रु गैस है तो विग्रह करेंगे अश्रु लाने वाली गैस, वाली गैस, अश्रु लाने वाली गैस। ठीक है, तो ये अश्रु गैस का विग्रह हो गया। जलकुंभी का क्या करेंगे, जल में उगने वाली या उत्पन्न होने वाली, उगने वाली कुंभी, एक घास है जो जल में उगती है, विग्रह होगा जल में उगने वाली कुंभी, इसको कहते हैं जलकुंभी। बहुत महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। परीक्षा में आपको जरूर एक उदाहरण इसमें कम से कम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला जो तत्पुरुष समास है जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास, ध्यान देना। ठीक है, नए तत्पुरुष समास, फॉन्ट की दिक्कत थी आपको, उस पे थंबनेल पर अलग दिखेगा, वो आ ही नहीं रहा था ये। ठीक है, तो ये नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास एक प्रकार से निषेधवाचक तत्पुरुष समास है। और ये तत्पुरुष समास जब हमें समस्त पद मिलते हैं तो जो चुनिंदा उपसर्ग है उनके आगे या उनके स्थान पर न लगाकर उसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। और नए तत्पुरुष समास के पूर्व पद में प्रायः अन, ध्यान देना, ये उपसर्ग लगभग तय उपसर्ग है, अ, अन, न और ना, बस ये ज्यादा यही प्रयुक्त होते, ध्यान देना। इन उपसर्गों के प्रयुक्त होने पर वहां पर हम सोचेंगे कि नए तत्पुरुष समास की ही वहां प्रधानता है, ऐसा हमें मानकर चलना। अव्ययी भाव समास में भी उपसर्ग आते हैं और नए तत्पुरुष समास में भी उपसर्ग आते हैं, लेकिन वहां तो बहुत सारे उपसर्ग हैं। ठीक है, लेकिन ये चुनिंदा उपसर्ग अगर कहीं किसी समस्त पद के पूर्व पद में है तो वहां संभावना ज्यादा किसकी मानेंगे हम, नए तत्पुरुष समास की। वैसे समास की जो पहचान करते हैं मित्रों, वो उसके विग्रह करने के तरीके के आधार पर ही पहचान होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे अन, अ, अन, न, ना, बिन, ला, इस तरह के जो उपसर्ग हैं इनका प्रयोग अगर पूर्व पद में होता है और फिर किसी समस्त पद का निर्माण निषेध आदि के अर्थ में होता है
तो वहां नए तत्पुरुष समास होता है। ये भी महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप भी कृपया ध्यान से कुछ उदाहरणों पर ध्यान देंगे और अभ्यास भी करेंगे। अब देखिए, यहां अबोध है, अनाथ है, अशिष्ट है, अपरिचित है, सब में अ उपसर्ग लगा हुआ है। विग्रह करने का तरीका इन उपसर्गों के स्थान पर न लगाना है। जैसे मैं सब जगह न लिख लेता हूं, ठीक है। और अब यहां जो शब्द है वो हमें लिखना है, जैसे न बोध है ना, न बोध, यानी जहां बोध का निषेध है वो अबोध है। जहां नाथ का निषेध है, नाथ नहीं है, नाथ यानी स्वामी, वो अनाथ है। अशिष्ट है तो क्या करेंगे, न शिष्ट, क्या करेंगे, न शिष्ट, ठीक है। और इसी तरह से अपरिचित, न परिचित, अपरिचित का क्या करेंगे, न परिचित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ उदाहरण है। देखिए, अज्ञान है, अप्रिय है, अचेतन है, अनभिज्य है, अनश्वर है। तो अब यहां पर जो उपसर्ग आए हुए हैं उनकी जगह न लगाना है, तो आप लिखेंगे न ज्ञान, अज्ञान हो जाएगा। इसी तरह से न प्रिय, अप्रिय हो जाएगा। न चेतन, तो समस्त पद के रूप में लिखेंगे अचेतन, ठीक है। फिर है अनभिज्य, तो अपन क्या करेंगे, न अभिज्य, ध्यान रखना, न भिज्य नहीं, न अभिज्य लिखना है। ये खास बात है और परीक्षा में पूछा गया है। न अभिज्य, यहां न भिज्य भी आता है तो वो गलत हो जाएगा। अनश्वर का यहां विग्रह करेंगे न नश्वर, न ईश्वर नहीं, न नश्वर, यानी जो नश्वर नहीं है वो अनश्वर है, ईश्वर का पर्याय जरूर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। अगोचर, तो सीधा लिखना है न गोचर, जो दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे, है ना, जिसको स्पर्श भी न कर सके, वो है अगोचर। तो न गोचर। फिर है असंभव, क्या करेंगे, न संभव, असंभव का क्या करेंगे, न संभव। अस्थिर है तो क्या करेंगे, न स्थिर, न स्थिर। इसी तरह से अव्यय है तो क्या करेंगे, न व्यय, ऐसा ही करना है। अलौकिक है तो न लौकिक, क्या करेंगे, न लौकिक, यानी जो इस लोक का नहीं है वो कुल मिला के कैसा है, अलौकिक, ठीक है। तो लौकिक का अलौकिक अपोजिट भी होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब अपोजिट है। संभव का असंभव, गोचर का अगोचर, स्थिर का अस्थिर, व्यय का अव्यय, ये सब अपोजिट ही तो हैं। चलिए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। अनीश्वर लिखा हुआ है तो ध्यान रखना न ईश्वर ऐसा करना है, अनीश्वर में न ईश्वर ऐसा करना है, ठीक है दोस्तों। फिर देखेंगे अनासक्त है तो न आसक्त, न आसक्त, अनासक्त हो जाएगा। अनुर्वर है, अनुपसर्ग है तो न उर्वर करना है, न उर्वर करना है। अनशन है तो न असन करना है, न असन, असन का मतलब भोजन, ठीक है। और भोजन नहीं करने का जो प्रण लेकर बैठ जाए वो अनशन है। इसी तरह से अनुदार है मित्रों तो न उदार ऐसा करना है, न उदार, ठीक है, न उदार। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने शायद हो गया। चलिए तो इस अच्छा है, ठीक है। अनहोनी है तो क्या करेंगे, न होनी, न होनी, अनहोनी है तो क्या करेंगे, न होनी। ठीक है, अब आप देखिएगा न होनी, तो यहां न होनी कर दिया। अनमोल है तो न मोल करना है, न मोल कर दिया। इसी तरह से अनपढ़ है तो न पढ़ लिख लेंगे या न पढ़ा लिखा, ठीक है। अनचाहा, न चाहा, न चाहा हुआ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अनदेखा, न देखा हुआ, अनदेखा का क्या करेंगे, न देखा हुआ, अनदेखा का न देखा हुआ करेंगे, ठीक है। चलिए फिर है नाइंसाफ, देखिए ना उपसर्ग है तो न इंसाफ, इसका विग्रह करेंगे न इंसाफ। इसी तरह से नापसंद है, न पसंद। नाजायज है तो क्या करेंगे, न जायज,
ठीक है। इसी तरह से नापाक है तो नापाक, पाक यानी पवित्र, नापाक यानी अपवित्र। नाउम्मीद, न उम्मीद करेंगे, न उम्मीद करेंगे। ठीक है मित्रों, तो कुछ चुनिंदा उदाहरणों के साथ आपको लुप्त पद तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास आज समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और आप सभी मित्र जो पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा मधुरम हिंदी ही है और डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सारे लिंक हैं, आप देख सकते हैं। और एक व्याकरण का फ्री कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं कि हमें मिल जाए फ्री, तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जयराम जी की पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। फिर हम अगली क्लास में मिल रहे हैं। तब तक के लिए मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहें। जयराम जी की।